हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सामाजिक विज्ञान का कक्षा 6 से 8 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती तीसरे चरण की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सामाजिक विज्ञान का कक्षा 6 से 8 का प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? तो बादामी जो है यह चालुक्य वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। और बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे अगर प्रश्न आए तो उसके जो संस्थापक थे वो थे पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का जो है सुरतगोई जो है यह अफगानिस्तान में स्थित है। कौन है? सोरतुगई। चलिए आगे चलेंगे। अब 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा किला जो है काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था? काकतीय राजवंश के द्वारा जो बनवाया गया था किला वो था गोलकोंडा। गोलकोंडा फोर्ट यानी कि जो है गोलकोंडा किला या काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था। और यह कब करवाया गया था? तो आपको बता दूं 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। 13वीं शताब्दी में निर्माण किया गया था। गोलकोंडा किला जो है कहाँ पर स्थित है, यह प्रश्न बनता है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इसका जवाब होगा हैदराबाद। गोलकोंडा जो किला है वो हैदराबाद में स्थित है। और काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? आपको बता दूं कि वारंगल थी। काकतीय वंश की राजधानी पूछा जाए तो वारंगल थी। चलिए आगे चलेंगे। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी? तो पहली लड़ाई जो पानीपत की थी वो 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। आपको ध्यान रखना है। यह पानीपत के प्रथम युद्ध के समय इब्राहिम लोदी जो था वह दिल्ली के शासन में था और यह 1526 में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुगलकमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था और इसी कारण वह जो है बाबर जीता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? किस राजवंश ने किया था शासन? तो इसका सही आंसर होगा गुप्त राजवंश ने। लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच गुप्त राजवंश ने भारत पर शासन किया था। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 76 पे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है संगीत से संबंधित है? संगीत से संबंधित वेद जो है आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हैं अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। यहाँ जो आंसर आपका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आपका सामवेद में है। सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। साम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है और सामवेद में जो है यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। और इसमें जो है आपका सामवेद में प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? कौथमीय, रानायनीय एवं जैमिनीय। तो सही आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सामवेद जो है यह संगीतों से संबंधित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77 है। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आपको ध्यान रखना है प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आत्माराम पांडुरंग थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी यह पूछा जाए तो 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए ज्योतिबा फुले यहाँ दिया है। यह जो है ज्योतिबा फुले ये सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। आपको ध्यान रखना है यहाँ। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे एक और है एमजी रनाडे। ये जो थे एमजी रनाडे ये पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे। चलिए यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछा जाए तो आत्माराम पांडुरंग 1867 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। चलिए आगे चलेंगे। अकबर द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्य की तुलना में नवीनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी की लड़ाई। हल्दी घाटी की लड़ाई जो है अन्य की तुलना में नवीनतम है।
हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल जो है पाकिस्तान में स्थित है? कौन सा स्थल इसमें से जो है पाकिस्तान में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी जो है ये सभी पाकिस्तान में स्थित है। कोट दीजी, बालाकोट और चन्हू, ये सभी जो है कहाँ है? तो पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विक्रमादित्य छठा जिनके दरबारी कवि विल्हन ने उनकी जीवनी लिखी, रिक्त स्थान राजवंश के शासक थे। तो ये किस राजवंश के थे? तो ये जो है चालुक्य राजवंश के शासक थे। सही आंसर होगा चालुक्य राजवंश के शासक थे। अब चलेंगे आगे प्रश्न में। रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? रानी रुद्रमा देवी जो है इनका संबंध किस राजवंश के शासन से था? तो रानी रुद्रमा देवी का संबंध जो है काकतीय राजवंश से था। सही आंसर हो जाएगा काकतीय राजवंश। और काकतीय वंश का संस्थापक कौन है पूछा जाए? काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम था। बीटा प्रथम। रानी रुद्रमा देव जो है, रानी रुद्रमा देवी का संबंध जो है काकतीय राजवंश से था। चलिए आगे चलेंगे। अब अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दिए हैं वास्को डी गामा, मार्को पोलो, कप्तान होगी, कोई भी नहीं है, क्योंकि इनमें से उपयुक्त में से कोई भी नहीं है इसके खोजकर्ता। सही खोजकर्ता जो इनके हैं वो हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, क्योंकि इसके खोजकर्ता है क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। आपको यह ध्यान में याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? तमिल महाकाव्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम जो है प्राचीन भारत में इलंगो अडिगल द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। और शिल्पादिकारम की रचना जो है संगम काल में हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि संगम काल में जो है इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उच्च शिक्षा के लिए, क्वेश्चन नंबर 84 है आपका ये। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों को प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित की गई थी? तो यह जो है आपका 1835 में पारित की गई थी। वर्ष 1835 में यह पारित की गई थी। शिक्षा अधिनियम 1835 के द्वारा जो है लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर आधारित थी। किसके अनुशंसा पर आधारित थी अगर पूछा जाए यहाँ? तो लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर यह शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला और राजा किसकी प्रेम कथा है? तो दुष्यंत। शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है यह। कालिदास की रचित नाटक जो है अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। औरंगजेब ने रिक्त स्थान में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संस्थानों की अधिकांशता खर्च कर दिया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दक्कन। औरंगजेब जो है उसने दक्कन की लड़ाई के समय जो है एक लंबी लड़ाई लड़ा था और अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशता खर्च कर दिया था दक्कन की लड़ाई के समय। याद रखना है फ्रेंड्स आपको। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्रों को जो है किस नाम से जाना जाता है यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इक्ता। इक्ता आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ आगे चलते हैं नेक्स्ट 88 पे। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन रॉय द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन के द्वारा जो शुरू किया गया समाचार पत्र है वो है संवाद कौमुदी। और इसकी भाषा पूछा जाए, संवाद कौमुदी जो है किस भाषा में पत्रिका थी? तो यह थी बंगाली भाषा में, जिसे 1821 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? तो 1821 में। ये भी आपको जानना चाहिए, याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फ्रेंड्स। 89 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिष्त लिखी थी? तो
ये कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे, इन्होंने बहिश्त लिखी थी। हस्त बहिश्त कौन लिखा था? तो अमीर खुसरो ने लिखा था। ये प्रसिद्ध इतिहासकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह जो है, इन्हें ही वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इन्होंने कब किया था स्थापना? तो 1925 में किया था। यह भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यह फैक्ट आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। चलिए आगे चलेंगे। कोलेरू 91 नंबर, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कोलेरू झील ये कैसे पानी का झील है, यह भी क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो कोलेरू झील जो है यह मीठे पानी का झील है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में स्थित है। कौन से जिला में स्थित है यहाँ पूछा जाए तो कृष्णा जिला में स्थित है कोलेरू झील, जो कि एक मीठे पानी का झील है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? तो गोवा राज्य में जो है आपका दूध सागर जलप्रपात है। दूध सागर जलप्रपात जो है यह गोवा राज्य में स्थित है। इसके अलावा यहाँ जो दिया है शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यह जो है कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है। यह जो है आपका बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन है। शिव समुद्री राज्य जो है शिव समुद्रम जलप्रपात यह कौन से नदी पर स्थित है? यह क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछा गया था। हो सकता है कि आपसे यहाँ दूध सागर के बारे में पूछ लिया जाए, तो इसे ध्यान रखिए, कोई भी पूछा जा सकता है इसमें से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। और यह जो है आपका गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसे हम सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं, याद रखना है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। और यह डेल्टा जो है आपका हुगली और मेघना नदियों के निर्मित होता है। और यहाँ जो है सुंदरवन डेल्टा का नाम क्यों पड़ा है, यही क्वेश्चन आपसे बनता है। तो यहाँ पर जो है आपका सुंदरी नामक पादप यहाँ पे उगते हैं। इस कारण जो है सुंदरी नामक पादप के कारण, यानी कि पौधे के कारण यहाँ का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। सुंदरवन डेल्टा जो है भारत और बांग्लादेश में स्थित है। किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण जो है आपको अभी भी मैंने बताया गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के द्वारा हुआ है। तो यह सभी फैक्ट्स आपको याद रखना है, ये सभी संभावित है आपके एग्जाम के लिए प्रश्न। नेक्स्ट चलते हैं 94 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिल। तिल जो है आपका यह उत्तर भारत में खरीफ के फसल के रूप में होता है और दक्षिण भारत में रबी फसल के रूप में होता है। इसके उत्पादन के लिए जो है आपको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान का आवश्यकता होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी मृदा जो है उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है? भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% जो है क्षेत्र घेरे हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा यानी कौन सी मिट्टी जो है उत्तरी मैदानों और नदियों घाटियों में फैली हुई है, जो है कि कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% क्षेत्र घेरे हैं? तो जलोढ़ मृदा हो जाएगा यहाँ सही आंसर। अगला प्रश्न पे चलेंगे। 96 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह है? तो बौना ग्रह जो है इसमें से इन ऑप्शंस में से कौन सा हो जाएगा? मेक जो है यह हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता है इसे। और कौन कौन से है बौना ग्रह? देखिए वर्तमान में जो है सेरेस, प्लूटो, इरिस, होमा, मेक आदि को बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है। प्लूटो जो है पहले ग्रह के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है क्योंकि यह ड्वार्फ प्लेनेट है और इसे बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 97 नंबर, किसेराइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? किसेराइट जो है यह किस खनिज का अयस्क है?
तो यह जो है आपका मैग्नीशियम खनिज का अयस्क है। कीसेराइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? यह जो है आपका शास्ता मुकोटा जो है, शास्ता मुकोटा झील, यह जो आर्द्रभूमि केरल में स्थित है। अगला है 99 नंबर। पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी पे। सिंधु नदी पर जो है डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है 100 नंबर। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? तो महादेव पहाड़ियाँ जो है यह मध्य प्रदेश में है। चलिए ट्रिक से आप याद रखिए, मौ से महादेव, मौ से मध्य प्रदेश। तो कौन से राज्य में है? मौ से महादेव, मौ से मध्य प्रदेश। यहाँ पे इस ट्रिक से याद कीजिए आप। महादेव पहाड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है इसे। चलिए आगे चलेंगे 101 नंबर पे। नर्मदा, कौन सी नदी जो है नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? कौन सी नदी जो है आपका नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? तो नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही हो जाएगा, नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो नर्मदा नदी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 102 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च ऊंचा बांध है? सबसे ऊंचा बांध जो भारत का है वो कौन सा है? तो वह है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है यह उत्तराखंड में स्थित है और यह जो है आपका भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कौन से जिले में है? तो गढ़वाल जिले में यह स्थित है और यह जो है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। टिहरी बांध जो है इसकी ऊंचाई जो है कितना है, यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो टिहरी बांध की ऊंचाई जो है 261 मीटर तथा लंबाई है इसकी 575 मीटर। 261 मीटर इसकी ऊंचाई है बांध की, यानी कि खड़ा जो है यह 261 मीटर ऊंचा है तथा लंबाई है 575 मीटर। इसके अलावा जो यहाँ दिया है भाखड़ा नंगल बांध, यह जो है आपका सतलज नदी पर है। और इसके अलावा हीराकुंड बांध जो है यह उड़ीसा में है। यह कहाँ पे है? महानदी पर है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। और एक है सरदार सरोवर बांध जो है यह गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह भी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में, संभावित है। चलिए आगे चलेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन है। चाय और कॉफ़ी जो है किस मिट्टी में उपजाई जाती है? चाय और कॉफ़ी जो है यह लेटेराइट मिट्टी में उपजाई जाती है या उगाई जाती है। इसके अलावा जो है आपका लेटेराइट मिट्टी में चाय के अलावा जो है कॉफ़ी यानी कि कहवा, रबर, सिंकोना, काजू आदि विभिन्न प्रकार के बागवानी जो है लेटेराइट मिट्टी में ही किया जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कौन कौन है? चाय, कॉफ़ी के अलावा रबर, सिंकोना, काजू आदि सभी जो है ये लेटराइट मिट्टी में ही उपजाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह जो आपका है राज्य कौन सा है? पंजाब राज्य है। पंजाब राज्य जो है यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। पंजाब राज्य हो जाएगा यहाँ आंसर। चलिए नेक्स्ट है 105 नंबर। महासागर का उथला हिस्सा जो या 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत का ढांचा ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं महाद्वीपीय ताक। सही आंसर होगा महाद्वीपीय ताक कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर। निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है? तो टोरेस जल डमरू मध्य जो है आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि यह जो है आपका टोरेस जल डमरू मध्य जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ जो आपका आंसर होगा टोरेस जल डमरू मध्य उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। और यह जो है आपका जल संधि या जल डमरू मध्य न्यू गिनी तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। चलिए आगे चलेंगे। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी जो है आपका याद रखना है कि शारदा नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी जो है यह शारदा नदी की सहायक नदी है और यह जो है आपका अयोध्या के निकट बहती है सरयू नदी। अगले प्रश्न पे चलते हैं 108 नंबर। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिथनकोट में कहाँ मिल जाती हैं, यह बताना है। तो आपका यह जो है सिंधु हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? कौन से? सिंधु नदी में मिल जाती है। चलिए आगे चलेंगे। होगेन
होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होगेनकल जलप्रपात जो है तमिलनाडु में स्थित है। होगेनकल जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कदम बांध कदम नदी और रिक्त स्थान नदी के संगम पर स्थित है, तो आपका सही आंसर होगा गोदावरी। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है कदम बांध, कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। और कदम बांध जो है किस राज्य में है पूछा जाए तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। कदम बांध जो है यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है संघ यानी कि केंद्र एवं राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है? तो सही आंसर आपका यहाँ हो जाएगा भाग 11। भाग 11 जो है आपका यह संघ एवं राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव है वह निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो आपका है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संशोधन जो है संविधान में संशोधन का प्रस्ताव यह दक्षिण अफ्रीका के देश के संविधान से लिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो है जीवन का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 को जीवन का अधिकार से संबंधित माना जाता है। चलिए आगे चलेंगे। 114वां नंबर है, 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? प्रोटेम स्पीकर जो है 16वीं लोकसभा के वो कौन है? थे कमलनाथ। कौन थे? कमलनाथ थे। आगे चलते हैं। 115वां नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या रिक्त स्थान क्या हो जाएगा यहाँ? 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक अपने पद पर रहता है। कितने वर्ष? 65 वर्ष हो जाएगा यहाँ सही आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन रिक्त स्थान के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा राष्ट्रपति। 280 अनुच्छेद के तहत जो है भारत के वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न चलेंगे। 117वां नंबर, भारतीय संसद ने किस वर्ष नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया था? नागरिकता संशोधन विधेयक जो है संसद ने किस वर्ष में पारित किया था? तो ये हो जाएगा आपका 2019 में किया गया था। नागरिकता संशोधन विधेयक जो है 2019 में किया गया था पारित। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अनुच्छेद 80 के अनुसार जो है राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या जो है आपका 250 होती है। 250 यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो कौन कर सकता है? तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 120 नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो सही हो जाएगा क्रमशः 6 और 11, क्योंकि मूल अधिकार जो है कितने हैं? 6 हैं और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं 11। याद रखना है आपको, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? क्रमशः 6 हैं और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। चलिए याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए आपका यह। 121वां नंबर पे चलेंगे। अब 121वां नंबर में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन देखते हैं, देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। न्यायपालिका जो है देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है, सही हो जाएगा यहीं पे। न्यायपालिका जो है देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। अगला प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? संविधान का जो अनुच्छेद 368 है यह किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा संवैधानिक संशोधन से। अनुच्छेद 368 जो है यह संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 51A जो है
यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा होगा? यहाँ 44 हो जाएगा। अनुच्छेद 44 बताता है कि राज्य जो है भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए सम्मान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है 125वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन देखते हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, कोई नहीं, एक से अधिक। इसमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो है आपका प्रधानमंत्री सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? दो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका गठन कब किया गया था? तो 27 सितंबर 2006 को इसका गठन किया गया था। 1 जून 2016 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी की शुरुआत किया था। कब किया था शुरुआत इन्होंने? आपको ये डेट याद रखना है, 1 जून 2016 को पीएम मोदी के द्वारा यह गठन किया गया था, एनडीएमपी यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। अगला प्रश्न है 126वां नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 43B हो जाएगा। आगे चलते हैं 127वां नंबर, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें से मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा यहाँ संपत्ति का अधिकार। यहाँ जो है आपका संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द जो है भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रभुता। संप्रभु जो है यह स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित होगा। भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी से कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 76 आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आगे चलेंगे 130 नंबर, भारत के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक को जो है किसकी सहमति से के लिए उन्हें समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सहमति के लिए उन्हें समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्थान निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है? कौन सा वित्तीय संस्था है वह? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको याद रखना है यह। चलिए आगे चलते हैं हम 132 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार यदि दावे का मूल्य रिक्त स्थान तक में है तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो सही आंसर होगा 20 लाख। 20 लाख तक अगर है तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में शिकायत दर्ज की जा सकती है, अगर यह दावे का मूल्य इतना है तो 20 लाख तक। अगला प्रश्न है, अस्थियां जो 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहती है उसे बैंक द्वारा क्या हो जाएगा? संदिग्ध अस्थि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न पर चलेंगे 134वां नंबर, अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या होता है? तो ईपीएफ में जो है पी का अर्थ होता है प्रोविडेंट फंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोविडेंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इसका फुल फॉर्म होता है, यह भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है प्रोविडेंट फंड हो जाएगा, प्रोविडेंट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 135वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मद जो है भारत के चालू खाता शेष को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है? तो राजस्व आय हो जाएगा यहाँ सही आंसर। राजस्व आय जो है यह भारत में चालू खाता शेष को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है भारत में? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में की गई थी, यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में की गई थी, और किसके तहत की गई थी गठन इसका? तो हिल्टन एंड यंग कमेटी के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। और यह जो है स्थापना जो हुआ था इसका 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ किया गया था। उस समय 5 करोड़ का पूंजी के साथ किया गया था, यह भी फैक्ट आपको याद रखना है।
और यहाँ सवाल बनता है, अगर पूछा जाए कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों, 1949 में 1 जनवरी को आरबीआई को नेशनलाइज्ड किया गया था। अगला प्रश्न है 138वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन, राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति और ब्याज दर संबंधित है, यह सत्य नहीं है। अगला है सरकारी राजकोषीय नीति से संबंधित है, यह सही है। राजकोषीय नीति सामान्य आर्थिक नीति से जुड़ी होती है, यह सही है। तो आपका सही आंसर यहाँ हो जाएगा 138 का ए जो है यह सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सत्य नहीं पूछा गया है, तो सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस के माध्यम से न्यूनतम कितनी राशि प्रेषित की जा सकती है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि सही आंसर होगा इसका 2 लाख हो जाएगा यहाँ इसका सही आंसर 2 लाख, जबकि यहाँ ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 3 लाख, 5 लाख, 1 लाख, जो कि सही नहीं है। यहाँ पर आपका 2 लाख इसका आंसर होता है। सही आंसर हो जाएगा आरटीजीएस में जो है न्यूनतम कितनी राशि प्रेषित की जा सकती है, तो 2 लाख इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे एक सवाल बनता है, आरटीजीएस जो है, आरटीजीएस को कैसे लागू किया गया था। तो आरटीजीएस को जो है पीएनबी द्वारा 2007 में लागू किया गया था। सबसे पहले जो है आरटीजीएस जो सिस्टम है इसका पीएनबी के द्वारा 2007 में लागू किया गया था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसएलआर उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक के कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। किसी देश के भीतर जो है उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है आपका जीडीपी कहा जाता है। क्या हो जाएगा जीडीपी। किसी भी देश में जो है उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं को जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद इसे हिंदी में कहते हैं और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंग्लिश में इसे कहा जाता है यानी कि जीडीपी। अगला प्रश्न है, भारत जीवन बीमा निगम, यहाँ भारतीय हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1956। भारत एलआईसी का जो अधिनियम है यह 1956 में पारित किया गया था। 1956 आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेट है। चलिए आगे चलेंगे हम। 143 नंबर है, जनता द्वारा जनता के द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जानते हैं। तो ये हो जाएंगे अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल जो है इन्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक्स के कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक जो है अल्फ्रेड मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था। तो यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। जीएसटी जो है वस्तु एवं सेवा कर, इसका शुरुआत कब किया गया था, यहाँ प्रश्न बनता है। तो यह जो है आपका 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। कब किया गया था, 1 जुलाई 2017 को जो है आपका जीएसटी का शुरुआत किया गया था, भारत सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे अब। 146वां नंबर, विनिमय नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति क्या होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ, कौन से ईयर में, 1947 के विदेशी मुद्रा विनिमय फेरा द्वारा प्रदान की गई थी, जिसे बाद में अधिक व्यापक विदेशी मुद्रा अधिनियम विनिमय 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यहाँ सही आंसर होगा 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है यह कब हुआ था।
तो सबसे पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है 1950-51 के साल में हुआ था। 1950-51 साल में जो है पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर, जब सरकारों करों की कमी करती है तो सरकार व्यय को बढ़ाती है, तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एक्सपेंसरी फिजिकल पॉलिसी। एक्सपेंसरी जो है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है केलकर समिति 2015 जो है किससे संबंधित है? तो केलकर समिति जो है अवसंरचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल पे जो है संबंधित है। पीपीपी मॉडल पे संबंधित है यह केलकर समिति, आपको याद रखना है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट बट नॉट लिस्ट। लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर का। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक के स्थगन मोरेटोरियम का प्रस्ताव रखा था? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक के स्थापना का प्रस्ताव रखा था। क्या हो जाएगा यहाँ? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी विलास बैंक। तो आपका आज का यह था इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। यह जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती तीसरे चरण का एग्ज़ाम है, इसके लिए यह बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, किस तरह के पैटर्न पे सेट होते हैं, आपको प्रैक्टिस सेट को बनाने से आपका यह जरूर फ़ायदा मिलता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसे बहुत ध्यान से देखा होगा। और चलिए फिर आगे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, रिक्वेस्ट है आपसे, और लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।